इस कहानी की शुरुआत में हम एक अंतरिक्ष यान एवलॉन को देखते हैं जो हमारी प्यारी सी पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में किसी और ग्रह की तरफ जा रहा होता है। एवलॉन में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स होते हैं जो उस नई ग्रह पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। पृथ्वी से उस नई प्लेनेट का सफर 120 सालों का होता है जहाँ पहुँचने में अभी भी 90 साल बाकी होता है। मतलब 30 साल पहले एवलॉन ने हमारे पृथ्वी से सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान एवलॉन का टक्कर एक बड़े से उल्का पिंड से होता है जिससे एवलॉन की फ्यूजन रिएक्टर में कुछ खराबी हो जाता है और उन 5000 मुसाफिरों में से 1498 नंबर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है। स्लीपिंग पॉड खराब हो जाने के कारण उस स्लीपिंग पॉड में मौजूद जेम्स प्रेस्टन नाम की एक मैकेनिकल इंजीनियर की नींद खुल जाता है। फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेम्स की स्वागत करते हुए उसे ये बताती है कि उसने अपनी जिंदगी की 120 साल नींद में बिताया है और अब बस वो नई प्लेनेट पर पहुंचने ही वाले हैं जहां पहुंचने में अब बस 4 महीने बाकी है। जेम्स आराम करने के लिए अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद जेम्स कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है जहां पर उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं होता, जबकि वहां पर सारे पैसेंजर्स को होना चाहिए था। इस बात से जेम्स थोड़ा सा घबरा जाता है और बाकी मुसाफिरों को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि उसके अलावा सारे मुसाफिर अपने अपने स्लीपिंग पॉड में गहरी नींद में होते हैं। घबराते हुए जेम्स कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता क्योंकि कंट्रोल रूम में सिर्फ खास मेंबर्स को ही जाने की अनुमति होता है। फिर जेम्स को पता चलता है कि मंजिल पर पहुंचने में अभी भी 90 साल बाकी है, जबकि उसे मंजिल पर पहुंचने के 4 महीने पहले जागना था, यानी वो बहुत जल्दी जाग चुका है। मदद के लिए जेम्स होमस्टेड कंपनी को मैसेज सेंड करता है क्योंकि ये अंतरिक्ष यान एवलॉन होमस्टेड कंपनी ने बनाया है और उस नए ग्रह पर इंसानों के रहने के लायक कॉलोनी भी होमस्टेड कंपनी ने बनाया है। जेम्स इस पूरी घटना के बयान को रिकॉर्ड करके होमस्टेड कंपनी को भेज देता है। एवलॉन से पृथ्वी पर मैसेज पहुंचने में 19 साल लगेंगे और पृथ्वी से दोबारा एवलॉन पर जवाब आने में 36 साल लगेंगे, यानी कुल मिलाकर जेम्स को 55 साल बाद जवाब मिलेगा। जेम्स एवलॉन पर टहलने लगता है, फिर उसकी नजर एक बारटेंडर आर्थर पर जाता है। उसे लगता है कि वो इंसान है, लेकिन असल में वो एक रोबोट होता है। जेम्स उसे सारे घटना के बारे में बताता है। फिर सुबह, असल में यहाँ पर सुबह तो नहीं होता क्योंकि ये अंतरिक्ष है, लेकिन हमारे पृथ्वी जैसा टाइमिंग फिट होता है ताकि इंसानों को पृथ्वी जैसा फीलिंग आए। जेम्स नाश्ता करने के लिए जाता है। अब क्योंकि वो गोल्ड क्लास मेंबर नहीं होता, इसीलिए उसे बस एक नॉर्मल सा कॉफी मिलता है। जेम्स अपनी स्लीपिंग पॉड को ठीक करते हुए उसमें सोने की कोशिश करता है, लेकिन पॉड ऊपर से बंद हो जाता है और वो मरते मरते बचता है। जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ हाई क्लास पैसेंजर्स या क्रू मेंबर्स को ही जाने की इजाजत होता है। जेम्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे को नहीं तोड़ पाता। निराश होकर जेम्स आर्थर के पास जाता है। आर्थर उसे निराश देखकर एक सुझाव देता है कि क्यों ना वो ये सब बातें भूलकर जिंदगी जीने का मजा ले। फिर जेम्स एवलॉन पर मौजूद अच्छे से अच्छी चीजों का मजा उठाता है, चाहे वो कोमल से कोमल बिस्तर पर सोना हो, खेलना हो, कूदना हो या फिर महंगे से महंगे खाना खाना। लेकिन जल्द ही वो ये सब चीजों से ऊब जाता है। अब अकेला आदमी कितना ही मजा ले सकता है। जेम्स को जगे हुए 1 साल हो जाता है। उसका अकेलापन उसे सताने लगता है, जिसके चलते वो अंतरिक्ष के गहराइयों में खोकर आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन बेचारा नहीं कर पाता और वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। भागते भागते जेम्स एक बॉटल से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसकी नजर ऑरोरा पर जाता है, जिसे देखते ही वो फिदा हो जाता है। फिर जेम्स ऑरोरा की इंफॉर्मेशन निकालता है और सोते जागते बस ऑरोरा की रिकॉर्डेड वीडियोस को देखने लगता है, यहाँ तक कि वो उसके पास बैठकर खाना भी खाता है। फिर एक दिन जेम्स के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वो ऑरोरा को जगा दे ताकि उसका ये अकेलापन दूर हो जाए, लेकिन इसकी वजह से ऑरोरा भी उसी की तरह इस अंतरिक्ष यान पर फंस जाएगी, इसीलिए उसका ज़मीर उसे ये करने की इजाजत नहीं दे रहा होता। जेम्स अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार अपने अकेलापन से थक हार कर जेम्स ऑरोरा की स्लीपिंग पॉड को खराब कर देता है, जिससे ऑरोरा भी जाग जाती है और जेम्स वहाँ से निकल जाता है ताकि ये स्लीपिंग पॉड का खराब होना बस एक हादसा जैसा लगे। फिर जेम्स ग्रैंड हॉल में ऑरोरा से मिलता है। जेम्स उसे बताता है कि उसका भी स्लीपिंग पॉड खराब हो गया था। फिर ऑरोरा उससे पूछती है कि अभी होमस्टेड 2 यानी उस नए ग्रह पर पहुंचने में कितना वक्त बाकी है। जेम्स उसे बताता है कि अभी भी 89 साल बाकी है। यह सुनते ही ऑरोरा वाखला जाती है और अपनी स्लीपिंग पॉड को ठीक करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन पॉड को ठीक कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और अगर वो उसे ठीक कर भी ले, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि हाइबरनेशन में पहुंचने के लिए कुछ खास प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और ये स्लीपिंग पॉड बस सोए हुए इंसान को सोए रहने में मदद करता है। जेम्स ऑरोरा को आराम करने के लिए बोलता है। फिर वो आर्थर को सब कुछ बता देता है कि उसने ही ऑरोरा को जगाया है और इस बात को उसे राज रखने के लिए बोलता है। सुबह उठकर ऑरोरा भी जेम्स की तरह कंट्रोल रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाती। थक हार कर ऑरोरा भी इस वास्तविकता को स्वीकार कर ही लेती है और उसकी इस खतरनाक यात्रा के बारे में एक किताब लिखने की शुरुआत करती है ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सके। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां कम होने लगता है। जेम्स उसे इस माहौल की आदी बनाने की कोशिश करता है। एक दिन जेम्स ऑरोरा को डेट के लिए पूछता है। ऑरोरा भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों डेट पे जाते हैं जहाँ पर जेम्स उसे अंतरिक्ष
का अनोखा नजारा दिखाता है जो बहुत ही बेमिसाल होता है, क्योंकि ईश्वर का बनाया हर एक चीज की सुंदरता हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। जैसे आप इन दोनों को देखिए, अगर ये पृथ्वी पर होते तो हो सकता है ये जिंदगी में कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं पाते, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से वो दोनों एक साथ हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ नहाते हैं और एक साथ नहीं समझ लीजिए क्या बताए। ऑरोरा को जगे हुए 1 साल हो जाता है, इसीलिए जेम्स इस दिन को उसके जन्मदिन की तरह सेलिब्रेट करता है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक के लिए आर्थर के पास जाते हैं। बातों बातों में ऑरोरा ये बोलती है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं है। फिर जेम्स ऑरोरा को प्रपोज करने की तैयारी करने लगता है। आर्थर एक रोबोट है, वो इंसानों के जज्बातों को नहीं समझता और उसे लगता है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं है, इसीलिए वो ये बोल देता है कि ठीक इसी दिन जेम्स ने ही ऑरोरा को जगाया था। ये बात सुनते ही ऑरोरा भड़क जाती है। जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरोरा गुस्से से वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उस नई ग्रह पर जो नई सपने लेकर ऑरोरा जा रही थी वो सब जेम्स की वजह से पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो चुका है। ऑरोरा कई दिनों तक जेम्स से बात नहीं करती और बस रोती रहती है। फिर एक दिन जब जेम्स सो रहा होता है तब ऑरोरा उसके पास आकर उसे लात घूंसे से बहुत मारती है और एक स्टील की रॉड से उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच आक्रोश थोड़ी सी कम होने लगता है। जेम्स एवलॉन की सतह पर एक जीता जाता पेड़ लगाता है और वहाँ हम देखते हैं कि एवलॉन के सिस्टम पे फिर से दोबारा कुछ खराबी हुआ है, जिससे जेम्स लिफ्ट में फंस जाता है और बड़े मुश्किलों से बाहर आता है। स्लीपिंग पॉड खराब होने के कारण एवलॉन का टेक चिप गैस उड़ जाता है। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर समस्याओं का पता लगाने के लिए वो उन दोनों को लेकर कंट्रोल रूम में चला जाता है, जिसको खोलने के लिए उन दोनों ने जी तोड़ कोशिश की थी। फिर गस जेम्स को लेकर स्लीपिंग पॉड को चेक करने के लिए जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि जेम्स ने ही ऑरोरा का पॉड खराब किया था। इस बात के लिए ऑरोरा जेम्स के खिलाफ शिकायत करती है, लेकिन गस बताता है कि जेम्स 1 साल तक अकेला रहा है और वो बेचारा करता भी क्या। फिर एक रात शिप की ग्रेविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ऑरोरा स्विमिंग पूल पर होती है, लेकिन ग्रेविटी ना होने के कारण वो पानी के बुलबुले में फंस जाती है, जिससे उसकी दम घुटने लगता है। लेकिन फिर से ग्रेविटी वापस आ जाता है और ऑरोरा की जान जाते जाते बच जाता है। ग्रेविटी में लॉस, इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो अब शिप के मेन हिस्सों को खराब कर रहा है और वो सब इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि गस बेहोश हो जाता है। ऑटोडॉक मशीन के जरिए उसका चेकअप करने पे पता चलता है कि उसे करीब 612 अलग अलग बीमारियां हैं और उसके लगभग सारे अंदरूनी अंग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि उसका स्लीपिंग चेंबर बहुत दिनों से खराब पड़ा था, जिसकी वजह से उसके शरीर के फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहे थे और अब उसे ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मरने से पहले गस अपना आईडी जेम्स को दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पे वो एवलॉन के किसी भी रूम में जा सके, जिसके बाद गस की मृत्यु हो जाता है। फिर दोबारा शिप में गड़बड़ होने लगता है। आर्थर का सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है, जिससे जेम्स उसकी चिप निकाल देता है। फिर वो दोनों मुख्य इंजीनियरिंग की तरफ चल पड़ते हैं। जेम्स नोटिस करता है कि पावर प्लांट का दरवाजा नहीं खुल रहा होता, मतलब गड़बड़ इधर ही है। जेम्स जुगाड़ लगा के दरवाजे को खोल देता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो दोनों अंदर की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि शिप में गड्ढा बन चुका है। जैसे तैसे वो दोनों गड्ढे को बंद कर देते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि शिप में सिर्फ एक गड्ढा नहीं है बल्कि बहुत सारे गड्ढे बन चुके हैं। असल में कहानी की शुरुआत में हमने जिस उल्कापिंड को एवलॉन से टकराते हुए देखा था उसी की वजह से ये सब हुआ होता है। और एक उल्कापिंड का टुकड़ा फ्यूजन रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर से टकराया था, जिसकी वजह से रिएक्टर बेकाबू हो चुका है। जेम्स कंप्यूटर को ठीक करता है, लेकिन फिर भी रिएक्टर ठीक नहीं होता। रिएक्टर जरूरत से ज्यादा एनर्जी पैदा कर रहा होता है और इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरी की पूरी शिप धमाके से उड़ जाएगा। वो रिएक्टर को भेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि बाहरी दरवाजा पूरी तरीके से जाम हो चुका है। इसीलिए जेम्स दरवाजे को बाहर से खोलने के लिए चला जाता है और ऑरोरा को ये बोलता है कि जैसे ही वो बाहर की दरवाजा खोलेगा ठीक उसी वक्त उसे लीवर को खींचना पड़ेगा। जेम्स दरवाजे को खोल देता है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ नहीं रहता, मतलब अब उसे दरवाजे को खोलकर वही खड़ा रहना पड़ेगा और रिएक्टर को भेंट करते समय जो गर्मी वहां से निकलेगी वो जेम्स की पूरी शरीर तक को झलसा सकता है। इसीलिए ऑरोरा उसे ये काम करने के लिए मना करती है, क्योंकि अब ऑरोरा उसे खोना नहीं चाहती। फिर जेम्स उसे ये बोलता है कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए उन 5000 लोगों की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता। ऑरोरा को ना चाहते हुए भी लीवर को खींचना पड़ता है, जिससे शरीर को झलसा देने वाले आग के लपटे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जेम्स कई देर तक एक हीट शील्ड को पकड़कर वही खड़ा रहता है, लेकिन इतनी तेज आग के लपटे उसे भी बाहर की तरफ फेंक देता है और इतनी जोर से फेंकता है कि जेम्स की सुरक्षा केबल भी टूट जाता है और वो अंतरिक्ष के गहराइयों में खोने लगता है। फिर जेम्स ऑरोरा को बताता है कि उसके सूट में छेद हो गया है और उसका सुरक्षा केबल भी टूट चुका है, मतलब अब वो शिप के अंदर नहीं आ सकता। ये बात सुनते ही ऑरोरा फौरन उसे अंदर लाने के लिए चली जाती है। जेम्स अंतरिक्ष के गहराइयों में खोने वाला होता है, लेकिन ऑरोरा उसे जैसे तैसे करके अंदर ले आती है। जेम्स पूरी तरीके से अचेत होता है। ऑटोडॉक मशीन के जरिए उसकी चेकअप करने पे पता चलता है कि जेम्स की मृत्यु हो चुका है। ऑरोरा इससे हताश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो गस की आईडी की मदद से जेम्स को ठीक करने के लिए जरूरी सारे प्रोसेस एक साथ चला देती है, जिससे जेम्स की जान बच जाता है। फिर ऑरोरा
आर्थर की मरम्मत करती है। वहाँ जेम्स को पता चलता है कि ऑटोडॉक मशीन के जरिए और गस की आईडी की मदद से वो ऑरोरा को हाइबरनेशन में भेज सकता है और वो होमस्टेड 2 में अपने सपनों को पूरा कर सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो यहाँ जेम्स अकेला रह जाएगा और ऑरोरा उसे कभी भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि जब तक ऑरोरा होमस्टेड 2 पर पहुंचेगी तब तक इतने दिनों में जेम्स की मृत्यु हो चुका होगा और वो दोनों एक साथ हाइबरनेशन में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऑटोडॉक मशीन बस एक ही होता है। इसीलिए ऑरोरा इस काम के लिए मना कर देती है और जेम्स के साथ यही एवलॉन पर अपनी जिंदगी बिताने की फैसला करती है। जिसके बाद हम 88 साल बाद का सीन देखते हैं। एवलॉन पर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि शिप में एक छोटा सा घर और एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। ऑरोरा उनके लिए किताब छोड़ के जाती है ताकि उन लोगों को पता चले कि जब वो सब गहरी नींद में थे तब इस अंतरिक्ष यान एवलॉन पर क्या क्या हो चुका है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।